जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जैसा आपको पता है, कई संगठन डिमांड कर रहे हैं वेतन आयोग से या फिर सरकार से कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए 8th सीपीसी का 2.86 या फिर 3.0 या फिर 3.25 की डिमांड करी जा रही है फिटमेंट फैक्टर देने की। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़े हैं या फिर जो डीएडीआर का परसेंटेज है उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर कम बन रहा है, 2.00 से कम बन रहा है। लेकिन फिर भी डिमांड करी जा रही है कि महंगाई के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अब सवाल है, क्या महंगाई ज्यादा है 7वें वेतन आयोग में? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से ही आपका डीएडीआर का परसेंटेज तय होता है और फिर उसी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो फिर डीएडीआर ज्यादा होगा और फिर उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है तो इसलिए डीएडीआर का परसेंटेज भी कम है और फिर फिटमेंट फैक्टर भी कम बन रहा है। तो दोस्तों इसको देखते हुए संगठन डिमांड कर रहे हैं कि भैया महंगाई के हिसाब से महंगाई को बढ़ाकर डीएडीआर का ज्यादा परसेंटेज रखकर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाए। अब दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से तो हम डीएडीआर कैसे ज्यादा बढ़ाएं, कैसे डीएडीआर आपका ज्यादा हो जिससे फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डीएडीआर का असर कैसे 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा, 7 सीपीसी में या फिर 6 सीपीसी में किस तरीके से इन्फ्लेशन के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकाला गया और फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर तय हो पाएगा। यानी सरकार को क्या करना पड़ेगा जिससे आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पॉइंट में देख रहे हैं, लिखा हुआ है घटते हुए डीएडीआर का असर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पे। जी हां दोस्तों, जो आपका डीएडीआर 7 सीपीसी में कम हुआ 1/1/2016 से लेके या फिर हम जनवरी 2026 तक देखें, आपका जो डीएडीआर कम है उसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे कैसे पड़ेगा, इसकी जानकारियां मैं आपको दूंगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37% और कितनों ने किया है? 60% से ज्यादा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों जानकारियों को समझते हैं 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि कैसे डीएडीआर का असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा। साइड बाय साइड मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाता रहूंगा, इन्फ्लेशन की या फिर दोस्तों कुछ टेबल्स साइड में, आप वो भी देखते रहिएगा। अब दोस्तों सवाल है घटते हुए डीएडीआर का असर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पे। जी हां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जनवरी 2006 से जनवरी 2016 तक आपका डीएडीआर था 125% था और इसके हिसाब से आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 7 सीपीसी का, डेट इज 2.57। यह आपको पता ही है और अभी भी आप 2.57 के अनुसार आप पेंशन ले रहे हैं या फिर आप सैलरी ले रहे हैं। यानी पेंशन पे में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाया गया 7 सीपीसी का, यानी डीएडीआर था 125%। इस वजह से आपको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिला 7 सीपीसी का 2.57। फिर जनवरी 2016 से और जनवरी 2026 तक यानी कि 7 सीपीसी का कार्यकाल खत्म हो गया और 8 सीपीसी आपको मिलना है जनवरी 2026 से। यानी 7 सीपीसी में अगर हम देखें 1/1/16 से लेके जनवरी 2026 तक, तो दोस्तों आपका डीएडीआर है सिर्फ 60% आपका डीएडीआर है। जनवरी 2026 से यही आपको मिलेगा। यानी डिफरेंस कितना है?
65% का। जी हाँ दोस्तों, यानी 65% डीएडीआर आपका कम है। अगर हम 1-1-16 से देखें, आपका डीएडीआर 100% से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 7 सीपीसी में ऐसा नहीं हुआ, यानी 65% का सीधा सा आपको नुकसान हुआ। 7 सीपीसी फिटनेस फैक्टर 125% डीएडीआर पे मिला। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर 2.57 आपको दिया गया 125% डीएडीआर के रेट के हिसाब से, और फिर सरकार ने उसमें ऐड किया अपना परसेंटेज पे और पेंशन का। कितना परसेंट? 14.3%, 14%, तब आपको 2.57 मिला। अब दोस्तों 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर आपका कितना बन रहा है? 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर आपका बनेगा डीएडीआर 60% के हिसाब से। जी हां दोस्तों, जनवरी 2026 से जो आपको डीएडीआर 60% मिलेगा, इसी के आधार पे आपका फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का, 7 सीपीसी के फॉर्मूले के आधार पे। तो दोस्तों 8 सीपीसी का फिटनेस फैक्टर 60% डीएडीआर पे बन रहा है कितना? 1.92। और दोस्तों 1.92 तब बन रहा है जब भारत सरकार 20% का इंक्रीजमेंट दे। 7 सीपीसी में 14.3% का इंक्रीजमेंट दिया था पे पेंशन में, तब आपका 2.57 बना। अगर गवर्नमेंट 8 सीपीसी में 20% का इंक्रीजमेंट देती है, तब आपका फिटनेस फैक्टर बनेगा 1.92। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस कितना है? वही 0.65 का। तो दोस्तों इतना आपको नुकसान है फिटनेस फैक्टर पे और डीएडीआर पे भी। जहां आपका अभी डीएडीआर 100% से ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ एक और नुकसान हुआ फिटनेस फैक्टर पे, क्योंकि फिटनेस फैक्टर डीएडीआर पे निकाला जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 65% का आपको नुकसान हुआ डीएडीआर पे, और फिटनेस फैक्टर पे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है 0.65 पे, क्योंकि दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर 8 सीपीसी का 2.57 भी नहीं बन रहा, 2 से नीचे बन रहा है 1.92 पर। तो दोस्तों ये आपने फिटनेस फैक्टर की कहानी समझी और डीएडीआर की कहानी समझी। अब दोस्तों जो डीएडीआर है ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है इन्फ्लेशन पे। जी हाँ दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो फिर आपका फिटनेस फैक्टर ज्यादा होगा, डीएडीआर ज्यादा होगा। अगर इन्फ्लेशन कम है तो फिर फिटनेस फैक्टर आपका कम होगा और डीएडीआर का परसेंटेज भी कम होगा। 7 सीपीसी में ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपका डीएडीआर ज्यादा होना चाहिए था, चूंकि इन्फ्लेशन बहुत कम है, इस वजह से आपका डीएडीआर भी कम बन गया और उसके आधार पे फिटनेस फैक्टर भी कम बन रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डीएडीआर ना बढ़ने के कारण, जी हाँ दोस्तों, जो 7 सीपीसी में आपका डीएडीआर नहीं बढ़ा, 60% तक पहुंचागा, 60% पहुंच रहा है जनवरी 2026 से। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? किस कारण की वजह से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ा? अब दोस्तों इसका कारण क्या है? डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज कर दिया, जिस वजह से आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ रहा। फिर दूसरा कारण है इन्फ्लेशन डिक्रीज होना। जी हाँ दोस्तों, जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आ गई, इन्फ्लेशन में, महंगाई में कमी आ गई। दोस्तों ये सब भारत सरकार की वजह से हो रहा है। अगर सही फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए इन्फ्लेशन के हिसाब से, तब आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़े और फिटनेस फैक्टर भी आपका ज्यादा बने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा 7 सीपीसी में। अब 8 सीपीसी में भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज हो गया, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया 7 सीपीसी में, इसका असर पड़ रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 2006 से 2015 के बीच इन्फ्लेशन ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं 2006 से 2015 के बीच देखूं तो दोस्तों इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। साइड में आप आंकड़े भी दे सकते हैं लेबर ब्यूरो के। जी हाँ दोस्तों, लेबर ब्यूरो के आंकड़े हैं कुछ, जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। तो दोस्तों वो आंकड़े स्पष्ट करते हैं 2006 से 2015 के बीच इन्फ्लेशन ज्यादा है, जैसे कि 7% बढ़ा, 6% बढ़ा और 8% बढ़ा। लेकिन दोस्तों 2016 से 2026 जनवरी तक इन्फ्लेशन कम है। कितना हो गया? 5%, 4% या फिर 5.5%, जिसका असर डीएडीआर पे भी देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये सब कहानी इन्फ्लेशन रेट पे है। डीएडीआर फॉर्मूला चेंज। जी हां दोस्तों, फिर सरकार ने डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज कर दिया। 2016 से पहले बेस ईयर लिया गया 2001,
फिर जो खाद्य पदार्थ के आइटम्स हैं, जो वस्तुओं की कीमत है, उसका वेटेज है, वो दोस्तों ज्यादा मिला। 2016 से पहले की बात कर रहा हूं, जब आपका डीएडीआर 125% था, 2006 से 2015 के बीच में। फिर दोस्तों 2016 के बाद बेस ईयर 2016 लिया गया, यानी बेस ईयर को चेंज कर दिया गया। और जो आइटम्स थे जैसे कि दोस्तों पान, सुपारी, कपड़े, लत्ते, जूते, जो हम घर बार में यूज करते हैं चीजें, तो उसकी जो कीमतें हैं, उसका जो वेटेज है, वो भी लिया जाता है। तो दोस्तों 2016 के बाद बेस ईयर चेंज हो गया, साथ ही साथ जो आइटम्स है, उसका जो वेटेज है, वो कम लिया गया। जी हां दोस्तों, वो कम लिया गया। इस वजह से दोस्तों 7 सीपीसी में आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ पाया, और इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका डीएडीआर भी फिर कम हो गया। जब तक इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं लिया जाएगा, जब तक डीएडीआर भी नहीं बढ़ेगा और फिटनेस फैक्टर भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन संतुलित है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, तब दोस्तों आपका डीएडीआर भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि 6 सीपीसी में बढ़ता था, 125% तक पहुंच गया था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, सिर्फ 60% पे सिमट के रह गया, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत कम हो गया। जी हां दोस्तों, यानी 2016 के बाद जो इन्फ्लेशन लिया गया वो बहुत कम लिया गया। मैंने आपको यहां पे बताया 5%, 4%, 5.5%, ये इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन रेट के। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ जो आइटम्स हम घर में यूज करते हैं, उसका वेटेज भी 7 सीपीसी में कम लिया गया, बल्कि 2016 से पहले ज्यादा लिया जाता था जो वेटेज है। तो दोस्तों इसका नुकसान डीएडीआर पे हुआ। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा कैसे। जी हां दोस्तों, ये तो मैंने आपको कहानी समझाई कि इन्फ्लेशन के हिसाब से किस प्रकार आपका डीएडीआर ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ। अब सवाल है सबसे बड़ा, इन सब चीजों को देखते हुए 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़ेगा, जो संगठन डिमांड कर रहे हैं कि 2.86 या फिर 3 या फिर 3.25 दिया जाए। अब दोस्तों जरा बारीकी से आप समझिएगा। फिटनेस फैक्टर तय किया जाता है 2 आधार पे। जी हां दोस्तों, फिटनेस फैक्टर 2 चीजों पर डिपेंड है, 2 चीजों पर डिसाइड किया जाता है, डीएडीआर के आंकड़ों के आधार पे, और फिर उसमें गवर्नमेंट का बढ़ोतरी परसेंटेज वो जोड़ा जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, फिटनेस फैक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, अगर 8 सीपीसी का ज्यादा फिटनेस फैक्टर हमें चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से अपने आंकड़े देने होंगे, तब दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर ज्यादा बढ़ पाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, पूरी राम कहानी इन्फ्लेशन पे डिपेंड है। जब तक इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकार आपके आंकड़े डिसाइड नहीं करेगी, जब तक फिटनेस फैक्टर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। फिटनेस फैक्टर आपको 1.92 मिलेगा। तो दोस्तों डिमांड इसी करी जा रही है, डिमांड यही करी जा रही है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से सरकार फिटनेस फैक्टर दे। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे बढ़ेगी, फैमिली यूनिट बढ़ाकर। जी हां दोस्तों, अगर हम जरूरतें बढ़ा दें, अगर हम परिवार में बंदे बढ़ा दें, लोग बढ़ा दें, तो दोस्तों फिर जरूरतें भी बढ़ जाएंगी, फिर उसके हिसाब से सरकार को महंगाई तय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक ये है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाए फैमिली यूनिट बढ़ाकर। इस वजह से यह डिमांड करी जा रही है कि फैमिली यूनिट ज्यादा रखी जाए, 3 की बजाय 5 या फिर 4 रखी जाए, जिससे ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जरूरतें बढ़ जाएंगी परिवार में। तो दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए फैमिली यूनिट को सरकार बढ़ाए, फिर वस्तुओं के दामों में वृद्धि करके। जी हां दोस्तों, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो घर बार में हम चीजें यूज करते हैं, उसकी कीमतों को बढ़ाया जाए, जिससे इन्फ्लेशन ज्यादा हाई होगा। तो फिर उसके हिसाब से सरकार को फिटनेस फैक्टर तय करना पड़ेगा। दोस्तों 7 सीपीसी में क्या हुआ, 7 सीपीसी में जो इन्फ्लेशन का रेट था 2016 के बाद 2026 तक, वो इन्फ्लेशन बहुत कम है। इस वजह से आपका डीएडीआर सिर्फ 60% तक पहुंचा, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। तो अगर हम इन्फ्लेशन में वृद्धि कर दें, जो 2016 से पहले होता था, अगर इन्फ्लेशन को हम बढ़ा दें 2016 के बाद भी, तो दोस्तों फिर आपका डीएडीआर ज्यादा होगा और फिर फिटनेस फैक्टर भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी, क्योंकि अभी तो आपका डीएडीआर सिर्फ 60% है।
तो दोस्तों इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? फैमिली यूनिट बढ़ाकर, वस्तुओं के दामों में वृद्धि करके। इस तरीके से सरकार एडजस्ट कर सकती है आपका फिटमेंट फैक्टर, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मिनिमम पे आपकी बढ़ जाएगी। तो डिमांड तो यही करी जा रही है कि महंगाई के हिसाब से सब कुछ तय करी जाए, फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम पे, सब कुछ। तो दोस्तों अगर ये सब चीजें हो जाती हैं, तब आपको कहीं ना कहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर या फिर 2.86 या फिर 3 फिटमेंट फैक्टर या फिर 3.25 या फिर 3.15 मिल सकता है। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो दोस्तों अभी के आंकड़ों के हिसाब से जिस तरीके से इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा है, भले ही मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया हो, अगर हम बाहर जाते हैं सामान लेने, भले ही वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो, महंगाई ज्यादा हो, लेकिन क्या उसका असर सरकार आंकड़ों में दिखाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डीएडीआर तो सिर्फ अभी 60% ही है। तो मेन डीएडीआर पे उसका असर पड़ना चाहिए, इन्फ्लेशन का, तब फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको नीचे चीजें समझाई, ये सरकार को करनी पड़ेगी, तभी फिटमेंट फैक्टर आपका ज्यादा बन पाएगा, नहीं तो फिर कम बनेगा। तो दोस्तों यही संगठनों की भी डिमांड है कि महंगाई के हिसाब से चीजें बढ़ाई जाए, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए, मिनिमम पे ज्यादा बढ़ाई जाए। तो दोस्तों ये सब चीजें करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे बढ़ेगा इन्फ्लेशन रेट, फैमिली यूनिट बढ़ाकर और वस्तुओं के दामों में वृद्धि करके, और जो फॉर्मूला है डीएडीआर का वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी डीएडीआर के बारे में, 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। बाकी आपका अपना विचार सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। ये नॉलेजेबल वीडियो है, काफी जानकारियां आपको मिली होंगी, ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।